सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास का कक्षा 6 की किताब का पहला चैप्टर। इसके अलावा हमने पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ, कैसे। इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। 3 प्रश्न बनेंगे यहाँ पर आपसे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि गेहूं और जौ फसलों को उपजाना कब से प्रारंभ किया गया था, कितने वर्ष पूर्व। ऑप्शन दे देगा 4000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 10,000 या कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान रखना है 8000 वर्ष पूर्व मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल, तो गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था। दूसरा यहां पर पॉइंट बनता है कि जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान कहां थे, या ऑप्शन देकर के आपसे पूछ सकता है विंध्य के उत्तर में, विंध्य के दक्षिण में, विंध्य के पूर्व में। तो ये स्थान कहाँ थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। इस तरीके से आप पढ़िएगा कि सारी चीजें आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। और इसके अगर आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। कक्षा 6, 7, 8 की किताब का पेड नोट्स है। व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी करके आप इसको मंगवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। सहायक नदियां क्या होती हैं, जो एक बड़ी नदियां में मिल जाती है, मतलब कई सारी नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उनको हम सहायक नदियां कहते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नर्मदा नदी के किनारे के लोग जानवरों का आखेट करते थे। ठीक है, तो किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। इसके अलावा अगर हम बात करें कब हुआ, तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। प्रश्न बन सकता है कि गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, तो मगध नाम से। यात्रा हम क्यों करते हैं, यात्रा करने से क्या फायदा होता है, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। इंडिया शब्द किससे बना है, इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंडोस कहा। ठीक है, और नदी के पूर्व में जो लोग स्थित थे उन्होंने इसको क्या कहा, इंडिया कहा। आगे बढ़ेंगे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद में मिलता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वेद में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में। भारत नाम का प्रयोग सबसे पहले किया गया, ये जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपियां जो है किस पर लिखी मिलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा भोजपत्र ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। किस पेड़ से, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती। प्रश्न बन सकता है कि वर्ष की गणना कहाँ से की जाती है, जो आप लिखते हैं ईसा पूर्व, तो इसकी गणना जो आपके ईसाई धर्म के प्रवर्तक है ईसा मसीह, इनके जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है। इनके जो जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ये ईसा पूर्व में आती हैं। ठीक है, यानी ईसा से पहले के रूप में लिखी जाती हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है
यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न लिपियों में मिले हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि वो पत्थर कहाँ मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखे हैं। तो ध्यान रखना है, ये रोसेटा नाम के कस्बे में मिला है। नर्मदा घाटी में आखेट तथा संग्रहण का प्रयोग होता था। मगध प्रथम बड़ा राज्य बना। तो प्रथम बड़ा राज्य कौन सा बना? मगध। अब कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वन लाइनर के रूप में आपसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो इन चारों को एक साथ मिलाकर के आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, और एक ऑप्शन को यहाँ पर 8000 जैसे है, यहाँ पर कर देगा 4000, और आपको पहचानना होगा कि गलत कथन कौन सा है। या फिर आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि मगध जो है बड़ा राज्य बना, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे देगा द्वितीय बड़ा राज्य, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आरंभिक कृषि का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो गारो पहाड़ियों ने, ठीक है, गारो पहाड़ियों ने सर्वप्रथम आरंभिक कृषि का प्रारंभ किया। कृषि का आरंभ कब से माना जाता है? 8000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर वर्तमान का अध्ययन हम लगभग 2000 वर्ष पूर्व को मान करके करते हैं। चैप्टर 1 में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताई। चैप्टर नंबर 2 है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से किसको जाना जाता है? आरंभिक मानव जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगणित प्रजातियां मिलती हैं। पत्थर से बने औजार लगभग 10,000 साल बाद बनाया गया था, और ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं। हुसली, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण कहाँ से मिले? तो भीमबेटका से मिले, हुसी और कुरनूल गुफाओं से मिले। अब ऑप्शन 2 ये तीनों देकर के लास्ट में उपरोक्त सभी भी दे सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि वो राज्य बताइए जहां से आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, क्योंकि भीमबेटका कहाँ है? ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। सिंपल सा प्रश्न बन सकता है कि प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो किस नदी घाटी के पास है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कुछ भी दे देगा तो नर्मदा घाटी के पास है। पुरा स्थल किसको कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले थे। पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। प्रथम पत्थर से, पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था, और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दबाव शल्क तकनीकी में क्या होता है? इसमें कोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। प्रश्न बन सकता है राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? किस गुफा में मिले? कुरनूल गुफा में मिले हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, पुरा पाषाण काल जो है ये 20 लाख पहले से ही इसको क्या है 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा हुआ है। स्टार तो सभी में लगा है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरंभिक, मध्य, उत्तर और पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई।
आगे बढ़ेंगे। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसको क्या कहते हैं। पाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पुरापाषाण युग। उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ऐसे दे देगा 12,000 10,000 साल पहले, 8,000 4,000 साल पहले। तो आपको ध्यान रखना है 12,000 से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइकोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। नवपाषाण युग की शुरुआत कब से होती, प्रश्न पूछा जा सकता है। 10,000 साल पहले से होती है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के, तो ये प्रश्न बना है आपसे कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के पुरा स्थल से। ठीक है, पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। हंसी के औजार अधिकांश चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पत्थरों पर चित्र बनाए। मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, कब से कब तक माना जाता है। बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। पहला पॉइंट है धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। आपने देखा होगा जब खूब कस के बारिश होती है तो धान के पौधे लगाए जाते हैं एक एक करके, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्व जीवित रह सकते हैं। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन था, कुत्ता। ऑप्शन दे देगा कुत्ता, बैल, गाय, बिल्ली। तो ध्यान रखना है कुत्ता। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद, तो कुत्ते पहला हो गया कुत्ता, कुत्ते के बाद पूछे तो भेड़ और बकरी आते हैं, बकरी आते हैं कह सकते हैं। कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। पत्थर के औजार कई जगहों पर प्राप्त होने के कारण इसे नवपाषाण युग का होने का श्रेय दिया गया। प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ने का कार्य जैसे पेशे अपनाते हैं। नेता होने के लिए अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित को ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता था। जनजाति समाज में अमीर गरीब के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था। यह पूर्ण रूप से हरा भरा समतल स्थल था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वह स्थान कौन सा है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो उत्तर आ जाएगा मेहरगढ़। आई थिंक अब ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ की खुदाई से विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली। मेहरगढ़ कहाँ है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ की खुदाई से विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डी ज़्यादा मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। अब यहाँ पर देखिए मेहरगढ़ के बारे में इतनी चीज़ें जब बताई जा रही तो क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है कैसे पूछा जाएगा। लिखा होगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, फिर नीचे लिखा होगा मेहरगढ़ के बारे में
सही कथन कौन सा है। इसी में से कोई ऑप्शन इधर उधर कर देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, तो लिख देगा उसमें एक भी कमरे नहीं है, या 1 या उससे अधिक कमरे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के लिए खाना रखा गया होगा। दावो जली हेडिंग एक ऐसा पुरास्थल है जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। साथ ही यहाँ पर जेडाइट पत्थर मिला है। तो जेडाइट पत्थर कहाँ मिला है, ध्यान रखिएगा, दावो जली हेडिंग एक पुरास्थल है जहाँ से मिला है। जेडाइट पत्थर संभवतः कहाँ से आया होगा, आया चीन से होगा, लेकिन इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये आपका ध्यान रखना है, अंतर है दोनों में। आगे कहा जा रहा है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल हयुग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की कौड़ियाँ। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं किया गया था। हल्लूर में ज्वार बाजरा की प्राप्त हुई। बसने की प्रक्रिया का आरंभ ये तो बता ही जा चुका है। मेहरगढ़ी में बस्ती का विकास लगभग 8000 साल पहले संपन्न हुआ। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं लगभग 15 मिनट की वीडियो में। आगे की चीज़ें हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बताइए अगला वीडियो चाहिए आपको, काम का है या नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए काम कर सकते हैं। पसंद करना या न करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको ये बात तो पता ही होगी कि सीटेट की परीक्षा में चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे होंगे, क्लिक करके देख सकते हैं।